नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ध्येय टीवी के स्टैटिक एमसीक्यूज प्रोग्राम में। मैं हूं केसरी पांडे। आगामी प्रारंभिक परीक्षाओं को देखते हुए आप लोगों के रिवीजन के काम को आसान बनाने के लिए पिछले साल की तरह हम इस साल भी स्टैटिक एमसीक्यूज लेकर हाजिर हैं। इस कार्यक्रम में हम सप्ताह के 7 दिन आपके जीएस फर्स्ट पेपर के अलग अलग विषयों से संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्न यानी एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के स्टैटिक एमसीक्यूज को, जिसमें लेते हैं पहला प्रश्न। ये इतिहास से संबंधित है आज का एपिसोड। सूफीवाद में प्रयुक्त शब्द तज़किरा क्या है? आपके ऑप्शंस हैं ए, सूफी संतों के पत्र संकलन को कहा जाता है ये। बी, सूफी संतों द्वारा अपने शिष्यों को दी जाने वाली दीक्षा है ये। सी, सूफी संतों की जीवनियों के संस्मरण है ये। अथवा ऑप्शन डी, सूफी संतों की बातचीत को तज़किरा कहा जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी। व्याख्या देख लेते हैं। तज़किरा शब्द का तात्पर्य सूफी संतों की जीवनियों के संस्मरण से है। भारत का प्रथम सूफी तज़किरा मीर खुर्द किरमानी द्वारा रचित सियार उल औलिया था। सूफी संतों के पत्र संकलन को मुक्तबात और सूफी संतों की बातचीत को मलफुजात कहा जाता था। भारत में सर्वप्रथम शेख निजामुद्दीन औलिया की बातचीत पर आधारित मलफुजात फवाइद अल फुआद है। इसका लेखन हसन देहलवी ने किया था। लेते हैं सेकंड क्वेश्चन। मराठा योगीन सरंजाम और सरे नौबत की सही व्याख्या क्या है? आपके ऑप्शंस हैं ए, सरंजाम गुप्तचर विभाग का प्रमुख होता था, जबकि सरे नौबत सैन्य विभाग का प्रमुख होता था। बी, सरंजाम एक प्रकार का भू राजस्व था, जबकि सरे नौबत सेना का प्रमुख होता था। सी, सरंजाम सेना का प्रमुख होता था, जबकि सरे नौबत राज्य का लेखाकार होता था। और ऑप्शन डी, सरंजाम सिलहदारों का प्रमुख होता था, जबकि सरे नौबत न्याय विभाग का प्रमुख होता था। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। व्याख्या देख लेते हैं। शिवाजी के समय में प्रशासन को अलग अलग विभागों में बांटा गया था। सामान्य प्रशासन तथा वित्त व्यवस्था के लिए पेशवा उत्तरदायी था। सैन्य विभाग का प्रमुख सरे नौबत कहलाता था। वाके नवीश गुप्तचर होता था, वहीं मजूमदार राज्य का लेखाकार होता था। स्थायी सैनिकों को पागा और अस्थायी सैनिकों को सिहलदार कहा जाता था। सरंजामी प्रथा भू राजस्व से संबंधित थी, इसीलिए विकल्प भी सही है। लेते हैं थर्ड क्वेश्चन। आरंभिक मध्यकालीन शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इसमें आइडेंटिफाई करें कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट है, इस काल के दौरान देश में विज्ञान की अवनति हुई परंतु गणित की प्रगति हुई। दूसरा, दर्शन शास्त्र की शिक्षा में लोगों को व्यापक रुचि थी। तीसरा, इस काल में शल्य चिकित्सा के क्षेत्र में व्यापक प्रगति देखने को मिलती है। आपके ऑप्शंस है ए, केवल 1, बी, केवल 1 और 2, सी, केवल 2 और 3, अथवा ऑप्शन डी, केवल 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, यानी केवल पहला वाला और दूसरा वाला स्टेटमेंट सही है, तीसरा वाला गलत है। व्याख्या देख लेते हैं। मध्यकाल में 8वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य शिक्षा की स्थिति का वर्णन कुछ इस तरह से है। इस समय तक देश में विज्ञान की गति मंद पड़ गई थी। आवागमन के साधनों का पतन और धार्मिक कट्टरता की वृद्धि के कारण समाज की प्रगति रुक गई थी, जिसने विज्ञान की प्रगति को रोक दिया। भारतीय वैज्ञानिकों ने दुनिया में हो रही वैज्ञानिक विकास की धारा से खुद को अलग कर लिया एक तरह से। हालांकि इस दौरान गणित के क्षेत्र में खासा प्रगति हुई। भास्कर द्वारा लिखित लीलावती बहुत दिनों तक इस काल में प्रचलन में रही। इसीलिए गणित के क्षेत्र में उन्नति तो हुई, लेकिन विज्ञान के क्षेत्र में उतनी प्रोग्रेस नहीं हुई। पहला वाला स्टेटमेंट इस तरह सही है। शव की चीरफाड़ का काम निम्न जात के लोगों के लिए था, इसीलिए इस काल में शल्य चिकित्सा की कोई खास प्रोग्रेस नहीं हुई, बल्कि ये दिनों दिन डाउनग्रेड ही हुआ इसका। इसीलिए तीसरा वाला स्टेटमेंट गलत है। मठों में होने वाली शिक्षा में धर्म तथा दर्शन पर अधिक ध्यान दिया गया। इससे न सिर्फ एक विषय के रूप में दर्शन शास्त्र को महत्व मिला, बल्कि पूरे देश में विचारों के आदान प्रदान से भारत की सांस्कृतिक एकता को बल मिला। इसीलिए दूसरा वाला स्टेटमेंट सही है। लेते हैं चौथा प्रश्न। भारतीय इतिहास में गोत्र प्रथा के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट सही है? आपके ऑप्शंस है ए, ये हड़प्पा सभ्यता के समय से ही भारतीय संस्कृति का अंग है। बी, इसका आरंभ ऋग वैदिक काल में व्यवसाय के आधार पर समाज के वर्गीकरण के साथ हुआ था। सी, गोत्र प्रथा के मुताबिक व्यक्ति का विवाह समान गोत्र में ही होगा। अथवा ऑप्शन डी, इसका प्रारंभ उत्तर वैदिक काल से माना जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, यानी डी वाला जो स्टेटमेंट है वो सही है, बाकी तीनों गलत है। व्याख्या देख लेते हैं। भारत में गोत्र प्रथा का आरंभ उत्तर वैदिक काल से हुआ था।
गोत्र शब्द का मूल अर्थ गोष्ठ है, जिसका तात्पर्य उस स्थान से है जहां संपूर्ण कुटुंब का गोधन पाला जाता है। लेकिन बाद में इसका अर्थ एक ही मूल पुरुष से उत्पन्न होने वाली संतानों यानी समुदाय से लिया जाने लगा। कालांतर में संगोत्रीय विवाह को निषेध कर दिया गया और गोत्र के बाहर विवाह की प्रथा चल पड़ी। इस प्रकार विकल्प डी सही है। लेते हैं आज के इस स्टैटिक एमसीक्यूज का लास्ट वाला क्वेश्चन यानी 5th क्वेश्चन। मौर्योत्तर काल में प्रयुक्त वत्या क्षत्रिय शब्द संबंधित है, यानी किसे से संबंधित है? आपके ऑप्शंस हैं ए मातृ प्रधान कुल के सातवाहन शासकों से, बी बाहर से आए विदेशी जिन्हें तात्कालिक समाज ने आत्मसात कर लिया, सी राष्ट्रकूट साम्राज्य में विदेश विभाग का अधिकारी, अथवा ऑप्शन डी रोम से आयात तथा निर्यात में सहायक अधिकारी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी। व्याख्या देख लेते हैं। मौर्योत्तर काल भारत के इतिहास के दृष्टिकोण से अत्यंत संक्रमण का काल रहा, यानी ट्रांजिशनल फेज रहा ये। इस समय मौर्य वंश के भग्नावशेषों पर जहां भारत में सातवाहन वंश शुंग वंश का राज्य था, वहीं भारत के बाहर से हिंद, यूनानी, शक, कुषाण और पहलवों का भी आगमन हुआ। यूनानी, शक, पार्थियन, कुषाण धीरे धीरे अपनी पहचान खोते चले गए और भारतीय समाज का अंग हो गए। ये योद्धाओं के रूप में भारतीय समाज में आए थे, इसीलिए इन्हें क्षत्रिय श्रेणी में स्थान प्राप्त हुआ। इन्हें ही वात्या क्षत्रिय या अधम क्षत्रिय कहा गया। भारतीय समाज में विदेशियों का आत्मसातीकरण जितना मौर्योत्तर काल में हुआ, उतना संभवतः प्राचीन भारत के किसी काल में नहीं हुआ। तो ये था आज का स्टैटिक एमसीक्यूज कार्यक्रम। अगले दिन हम फिर एक नए विषय के साथ हाजिर होंगे। आप जम के पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्कार।